डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेवन स्लाइड्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर 2। अभी तक आपने हमारी जितनी भी पार्ट्स देखे वो सारे लेक्चर 1 के थे। तकरीबन हमने 9 पार्ट्स में हमने लेक्चर 1 को कंप्लीट किया। वो करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बेसिक्स ऑफ एनिमल किंगडम का याद होना बहुत ज़रूरी है, उसके एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब जो हम लेक्चर 2 शुरू करने जा रहे हैं वो है आपका प्रोटोजोआ, और फिर उसके बाद होगा पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एस्केहेल्मिन्थ्स, और फिर हम जाएंगे कॉर्डेटा तक। तो उन सब में कुछ चीजें रिपीट होंगी। मैं जनरल कैरेक्टर डिस्कस करूंगा, वो सारे कैरेक्टर्स आपके पुराने लेक्चर्स में डिस्कस किए गए हैं, इसलिए उसमें हमें 9 पार्ट बनाने पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोटोजोआ, पहला फाइलम एनिमल किंगडम का प्रोटोजोआ। मैं बात करूं इसकी डेफिनेशन की, यूनिसेलुलर, एक कोशिका के बने हुए, यूनिसेलुलर। यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक मतलब मैं आपको साइटोलॉजी पढ़ाऊंगा अभी कुछ दिन बाद। मैं जेनेटिक्स और साइटोलॉजी को कंबाइन पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक मतलब अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो यूकैरियोटिक का मतलब अभी फिलहाल समझ लीजिए ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कंप्लीट न्यूक्लियस होता है, ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर कंप्लीट न्यूक्लियस हो, वो सारे आपके यूकैरियोट्स कहलाते हैं। ठीक है। और प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर इनकम्प्लीट आपका न्यूक्लियस होता है, वो सारे आपके क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोट्स, जैसे बैक्टीरिया। ओके। हेट्रोट्रॉफिक, और प्रोटोजोन्स कैसे हैं? आपके हेट्रोट्रॉप्स हैं, ये अपना फूड बनाने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। ठीक है। ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं। ऑटोट्रॉप्स आपके जितने प्लांट्स हैं वो सारे ऑटोट्रॉप्स हैं। और ये एनिमल कैसा है? आपका हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक, दोनों फॉर्म में मिल सकता है। ये फ्री लिविंग भी मिल सकता है और पैरासिटिक भी मिल सकता है, पैरासाइट की फॉर्म में मिल सकता है। इसके 2-3 ऑर्गेनिज्म हैं जो आपके पैरासाइट हैं, जैसे आपका मलेरियल पैरासाइट आएगा आपका प्लाज्मोडियम, वो भी इसी का पार्ट है। तो कॉमन एग्जांपल्स हैं इसके यूग्लिना, अमीबा एंड पैरामीशियम। तो प्रोटोजोआ आपका हुआ स्टूडेंट्स यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, हेट्रोट्रॉफिक, और कॉमन एग्जांपल इसके हो गए यूग्लिना, अमीबा एंड पैरामीशियम। ओके। अब देख लेते हैं इसके जर्नल कैरेक्टर्स। एक एक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करते चलेंगे। सबसे पहले वही चीज, यूनिसेलुलर, सिंपल एंड प्रिमिटिव फॉर्म्स। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो इवोल्यूशनरी टाइम में सबसे शुरू में बने। सबसे शुरुआती ऑर्गेनिज्म अगर बने तो आपके प्रोटोजोआ बने। प्रोटो मींस प्रिमिटिव, जोआ मींस एनिमल्स, राइट। ओके। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, अब याद करिए आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। क्यों बेसिक्स ऑफ एनिमल किंगडम पढ़ना जरूरी है? क्योंकि ये टर्म अब आपकी रिपीट होंगी। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, बताइए क्या होता है? मैं बताता हूं। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड होगा स्टूडेंट्स जब आपकी एक ही कोशिका, जब आपकी एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करेगी। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड होगा किसके अंदर? प्रोटोजोआ के अंदर। एक्वेटिक हो सकते हैं और एंडोपैरासाइट भी हो सकते हैं। हो क्या सकते हैं, बल्कि होते हैं, क्योंकि ये इस फाइलम के जर्नल कैरेक्टर्स हैं। दूसरे होंगे इसमें एक्सक्रीशन थ्रू डिफ्यूजन। जो इसमें एक्सक्रीशन और एस्पिरेशन है वो कैसा होगा? डिफ्यूजन के थ्रू होगा। ओके। डाइजेशन, इंट्रासेलुलर, इसके अंदर क्या मिलेंगे आपको? डिफरेंट फूड वैक्यूल्स मिलेंगे ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो क्या कराएंगे? इसका इंट्रासेलुलर क्या कराएंगे? डाइजेशन कराएंगे। ऑस्मोरेगुलेशन इसमें होगा, और किसके थ्रू होगा? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। बॉडी के अंदर जो आपका वाटर एंड सॉल्ट्स है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस रखना होता है। उसी प्रोसेस का नाम है आपका ऑस्मोरेगुलेशन, और मैं उसको बड़े डिटेल में अगली स्लाइड में डिस्कस करने वाला हूं। और वो क्या कराएगा? इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल उस फंक्शन को करेगा, राइट। रिप्रोडक्शन थ्रू एसेक्सुअल, बाइनरी फिशन इसमें होगा स्टूडेंट्स, बाइनरी फिशन। तो रिप्रोडक्शन होगा इसमें एसेक्सुअल बाइनरी फिशन के थ्रू। ओके। लोकोमोशन, मूवमेंट के लिए 3 इसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स होंगे। एक इसका होगा सूडोपोडिया, फ्लैजिला एंड सीलिया। और इसी लोकोमोटरी बिहेवियर के बेसिस पे इसको 4 डिवीजन में हम डिवाइड करेंगे। इसको 4 बड़े ग्रुप में हम डिवाइड करेंगे पूरे फाइलम प्रोटोजोआ को, और बेसिस होगा उसका स्टूडेंट्स लोकोमोशन। तो चलिए शुरू करते हैं हम अगली स्लाइड से। ओके। ऑस्मोरेगुलेशन, इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें ना कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जब भी नीट
या 11th में या सीबीएसई कोई सवाल बनाती है, अगर कोई प्रोटोजोआ से सवाल बनता है स्टूडेंट्स, तो वो ऑस्मोरेगुलेशन से बनता है। वो बनता है आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से। वो आपको पूछता है कि अगर एक अमीबा को आप फ्रेश वाटर में रख दोगे या अमीबा को आप मरीन वाटर में रख दोगे तो क्या क्या उसमें चेंजेस आएंगे। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए ऑस्मोरेगुलेशन को पढ़ाना यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑस्मोरेगुलेशन को। तो ऑस्मोरेगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग सॉल्ट्स एंड वाटर बैलेंस। जब भी आप बॉडी के अंदर सॉल्ट्स को और वाटर को बैलेंस करेंगे उसको आप ऑस्मोरेगुलेशन बोलेंगे। नंबर 1। नंबर 2 ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी आपका होगा नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट। 1 लीटर अगर सॉल्वेंट आपका है उसमें कितने नंबर ऑफ सोल्यूट्स हैं, वो आपकी कहलाएगी क्या, ऑस्मोलैरिटी। तो ऑस्मोलैरिटी किससे जुड़ी है, आपकी ऑस्मोरेगुलेशन से जुड़ी है। और ऑस्मोरेगुलेशन किससे जुड़ा है, आपका प्रोटोजोआ से जुड़ा है। क्योंकि प्रोटोजोआ हो या आपकी आरबीसी हो, वो सारे एक जैसा परफॉर्मेंस उसमें शो करते हैं। तो ऑस्मोरेगुलेशन को आगे स्टूडेंट थोड़ा डिस्कस और कर लेते हैं। ओके, इस डायग्राम में देखिए आप, अगर ये एक बीकर है, पूरा बीकर है, इसमें बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक तरफ है आपका ऑस्मोलैरिटी 100 है सॉल्वेंट की, और इधर एक सॉल्यूशन है जिधर इसकी ऑस्मोलैरिटी है 300। यहां पे आपके शुगर मॉलिक्यूल भी है और यहां सिर्फ आपके क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो सॉल्यूशन है दोनों अलग अलग हैं, एक की ऑस्मोलैरिटी आपकी 100 है, और याद रखिएगा फ्रेश वाटर की जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो 100 होती है। अगर आप मरीन वाटर की ऑस्मोलैरिटी जानना चाहते हैं तो मरीन वाटर की जो ऑस्मोलैरिटी है वो 1000 होती है। पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। और 300 में ऑस्मोलैरिटी होती है बॉडी की या किसी भी ऑर्गेनिज्म में जनरली जो आपकी ऑस्मोलैरिटी निकल के आती है वो आपकी 300 है। तो ऑस्मोसिस ये कहता है कि जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की तरफ चलते हैं उसको आप ऑस्मोसिस कहते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में बीच में एक लगा दूं और इधर आपका एक सॉल्यूशन बी है जिसकी ऑस्मोलैरिटी 100 है, ऑस्मोलैरिटी 100 होने का मतलब है वो सॉल्यूशन आपका बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होने का मतलब है सॉल्यूशन का बहुत ज्यादा डेंस होना, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होना, बहुत ज्यादा थिक होना। तो जितनी आपकी ऑस्मोलैरिटी होगी उतना आपका सॉल्यूशन थिक होगा, और जितनी आपकी ऑस्मोलैरिटी कम होगी उतना आपका सॉल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूट होगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और 2 सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन आपका 100 ऑस्मोलैरिटी का है, एक सॉल्यूशन आपका क्या है 300 ऑस्मोलैरिटी का है, तो मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन कैसे होंगे। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन बच्चों होगा आपका B2A। जो आपका B है, इधर आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन हमें बताती है कि व्हेन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हायर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कॉन्सेंट्रेशंस गोज इनटू द एक्स्ट्रा वन, लार्ज वन, तो वो आपकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, उसको बैलेंस करेगी। और यहीं पे आपका एक कॉन्सेप्ट बनता है ऑस्मोसिस का, और ये सॉल्यूशन जो आपका मूव करेगा ये जाएगा B2A। तो एक जनरल चीज है। अब इसी को आप याद रखिएगा। अब इसी पे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे अगली स्लाइड में आपको दिखाने वाला हूं। ये वो सवाल है जो नीट में कई बार पूछा गया है कि अगर आप एक अमीबा लें, अगर आप एक अमीबा लें और अमीबा को आप किस में प्लेस कर दें, एक फ्रेश वाटर में रख दें, तो फ्रेश वाटर की ऑस्मोलैरिटी मैं आपको बता चुका हूं वो है 100 और अमीबा की ऑस्मोलैरिटी है आपकी 300। तो क्या होगा, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चलेगा। वाटर पार्टिकल जिधर ज्यादा है वो अपने हायर की तरफ मूव करेंगे, तो पानी अंदर आएगा अमीबा में, और ये पानी अंदर आता जाएगा। जब अमीबा के अंदर पानी ज्यादा आएगा तो अब सिचुएशन ऐसी पैदा होगी कि ये फट सकता है, अमीबा में बी बस्ट, ये बस्ट हो सकता है। तो इसको बचाने के लिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करेगा, काम शुरू करेगा, इस एक्स्ट्रा वाटर ये जो अंदर आ रहा है इसको बाहर निकालेगा। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का बच्चों फंक्शन क्या हुआ, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज एन ऑर्गेनेली इन अमीबा दैट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ एक्सेसिव वाटर। ये जो एक्सेसिव वाटर अंदर हो रहा है ऑस्मोलैरिटी के कारण, ये जो एक्सेसिव वाटर
अमीबा के अंदर एंटर कर रहा है, इस एक्सेसिव वाटर को निकालने का काम किसका है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का है। और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हमेशा फ्रेश वाटर स्पीशीज में पाई जाती है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किस एनवायरमेंट में ज्यादा मिलती है। अमीबा के कई सारी कैटेगरी हैं, वो मरीन भी है, वो पैरासिटिक भी है, वो आपका फ्रेश वाटर में भी रहता है। तो जो फ्रेश वाटर आपके अमीबा है, वो स्पीशीज जो आपकी फ्रेश वाटर से बिलोंग करती है, वो आपकी जो स्पीशीज है उसके अंदर ही सिर्फ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मिलती है। ना एंडोपैरासाइट के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मिलती है और ना आपकी मरीन वाटर के अंदर मिलती है। उसका कारण अभी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट हैपन्स इफ अमीबा इज ट्रांसफर फ्रॉम फ्रेश टू मरीन वाटर? क्या होता है कि अगर आप अमीबा को फ्रेश से मरीन वाटर में ले आए, और क्या होता है अगर आप मरीन से फ्रेश में चले जाएं अमीबा को लेके, और क्या होगा कि जब आप अमीबा को फ्रेश से डिस्टिल वाटर में एंटर कर दें। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप फ्रेश से मरीन में अमीबा को लेके आएंगे तो इसकी जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो डिसिपियर हो जाएगी। डिसिपियर क्यों हो जाएगी? क्योंकि बाहर की कॉन्सेंट्रेशन मरीन की और अंदर की कॉन्सेंट्रेशन दोनों बराबर है। पानी बाहर ही निकलेगा, अंदर नहीं जाएगा मरीन वाटर में, इसलिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा है आपका मरीन वाटर में क्या होगा, अगर आप मरीन से फ्रेश में ले आएंगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या हो जाएगी? अपीयर हो जाएगी। जब ये अपीयर होगी, ये क्यों अपीयर होगी? क्योंकि आप मरीन से फ्रेश में ला रहे हैं, फ्रेश की ऑस्मोलैरिटी 100 है तो पानी अंदर जाना शुरू करेगा, तो ये अपीयर हो जाएगी। दूसरा है आपका फ्रेश से आप डिस्टिल वाटर में इसको ले आइए। अगर आप फ्रेश वाटर से डिस्टिल वाटर के अंदर अमीबा को ले आएंगे तो जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो तेजी से काम करेगी, इट विल बी वर्क फास्टर। तो यही 3 सवाल इस पे ऑस्मोलैरिटी और अमीबा को लेके बनते हैं। इनको आप इन स्लाइड से बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम बाइनरी फिशन, रिप्रोडक्शन, कि जब भी रिप्रोडक्शन होगा अमीबा के अंदर वो किस टाइप से होगा। तो मैं जनरल कैरेक्टर्स में आपको बता चुका हूं कि जो रिप्रोडक्शन है अमीबा का वो एसेक्सुअल है, और टाइप क्या है उसकी? बाइनरी फिशन। इस बाइनरी फिशन रिप्रोडक्शन की वजह से अमीबा के अंदर इमोर्टैलिटी डेवलप हो जाती है, मतलब ये अमर हो गया है। कैसे हो गया उसको हम समझते हैं कि जब भी एक पेरेंट अमीबा होगा, जब भी उसके अंदर रिप्रोडक्शन होना होगा तो सबसे पहले न्यूक्लियस, यहाँ से इन्वेजिनेशन स्टार्ट होगा बीच में से, और न्यूक्लियस पोल की तरफ जाएगा और कोशिश करेगा डिवाइड करने की। तो इसको आप कहेंगे इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है। अगली स्टेज में क्या होगा? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। क्या होगा? ये इन्वेजिनेशन ज्यादा हो जाएगा और न्यूक्लियस क्या होगा? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा, इन्वेजिनेशन और ज्यादा अंदर होगा, और अब ये दोनों पेरेंट जो भी सेल्स हैं वो 2 डॉटर सेल में बन जाएंगी, और क्या होगा? रिप्रोडक्शन पूरा हो जाएगा। और बाइनरी फिशन के दौरान ये सेल बार बार यही चीज रिपीट करेगी। तो अमीबा के अंदर बाइनरी फिशन की वजह से कभी भी ये क्या होगा? डेथ को फेस नहीं करेगा। जब भी इसको रिप्रोडक्शन करना होगा, इसकी अपने क्या करेगा? न्यूक्लियस को इलोंगेट करेगा और इन्वेजिनेशन को डीप करते हुए 2 अलग डॉटर सेल बना लेगा। तो ये है इसका स्टूडेंट्स बाइनरी फिशन। अब बात करते हैं जहां से क्वेश्चन निकलते हैं इसके अंदर, वो है इसका क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन बेस्ड है आपका लोकोमोशन पे। लोकोमोशन है आपका मूवमेंट के मूवमेंट, जो आपके लोकोमोटरी ऑर्गन है प्रोटोजोआ के अंदर, उसके आधार पे 4 बड़े ग्रुप में इसको डिवाइड किया जा सकता है। पहला है इसमें आपका मेस्टिगोफोरा, एग्जाम्पल है इसका यूग्लिना, और ऑर्गन है आपका फ्लैजिला। पहला क्वेश्चन। दूसरा बड़ा ग्रुप सार्कोडीना, एग्जाम्पल इसका अमीबा, लोकोमोटरी ऑर्गन स्यूडोपोडिया। तीसरा बड़ा ग्रुप स्पोरोजोआ, कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट, एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। अगला है आपका सीलियोफोरा, कॉमन एग्जाम्पल पैरामीशियम, और लोकोमोटरी ऑर्गन आपका क्या हुआ स्टूडेंट? सीलिया। तो अब हम एक एक ग्रुप को अगले वाली स्लाइड्स में देखेंगे। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 ही मेजर बड़े ग्रुप हैं जो डिवाइड हुआ है पूरा प्रोटोजोआ ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी ऑर्गन। तो वो चारों क्लासेस आपकी ये हैं। ठीक है, अब एक एक को हम डिस्कस करते हैं। पहला है इसमें स्टूडेंट्स
मैस्टिगोफोरा। मैस्टिगोफोरा, मैस्टिगोफोरा इसका पहला है। ऑर्गन है इसका फ्लैजिलेटा। जो फ्लैजिला है ऑर्गेनिज्म के, जो ये जो फ्लैजिला है ये इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है। कॉमन एग्जांपल यूग्लिना। और क्या कहते हैं यूग्लिना को? इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन योर प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या है ये? बोथ, दोनों फीचर शो करती है अमीबा, प्लांट्स के भी और एनिमल के भी। किस बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है? मैस्टिगोफोरा से। दूसरा ट्रिप्नोजोमा। ट्रिप्नोजोमा एक और प्रोटोजोन है, इसमें भी लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है आपका? फ्लैजिला है। और ये जो आपका ट्रिप्नोजोमा है ये एक डिजीज कॉज करता है, इसका नाम है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। और इस डिजीज का जो वेक्टर है वो है आपका सीसी फ्लाई। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में कि जो आपका अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज है वो किस प्रोटोजोआ की वजह से होती है? उसका नाम है ट्रिप्नोजोमा और वेक्टर का नाम है उसका सीसी फ्लाई। ये एक एक चीज जब मैं आपको ह्यूमन हेल्थ या ह्यूमन डिजीज पढ़ाऊंगा उसमें सारी डिजीज मैं आपको तब पूरा एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा है आपका लिशमेनिया। लिशमेनिया एक डिजीज कॉज करता है, उसका नाम है काला आजार। और जो इसका वेक्टर है उसका नाम है सैंड फ्लाई। ये मैं बता रहा हूं आपको, मैस्टिगोफोरा जो आपकी बड़ा ग्रुप है, जो डिवीजन है प्रोटोजोआ का, उसमें कुछ एनिमल्स के बारे में बताना है। अगला है इसमें गार्डिया। कॉमनली इसको कहते हैं एक एंडोपैरासाइट है। कॉमन नेम है इसका ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, इसका कॉमन नाम है, ये भी पूछा गया है। अगला है आपका ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा शो करता है एक सिम्बायोसिस एसोसिएशन, और ये किसके अंदर रहता है? इंसेक्ट्स के अंदर रहता है। जो आपके आर्थ्रोपोड हैं उनके इंटेस्टाइन में मिलता है ये क्या? ट्राइकोनिम्फा। एक ऑर्गेनिज्म, एक छोटा सा प्रोटोजोन है, बिल्कुल एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, रहता है किसके अंदर? इंटेस्टाइन में रहता है। तो इसे तो रहने की जगह मिल गई। सिम्बायोसिस का मतलब है जब दोनों ऑर्गेनिज्म क्या हों, जब दोनों स्पीशीज बेनिफिटेड हों। मैं इकोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा, उसमें मैं एक एक करके आपको ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा। तो अभी समझ लीजिए आप, सिम्बायोसिस का मतलब होता है जब म्यूचुअलिज्म, जब दोनों स्पीशीज का क्या हो? बेनिफिट हो। तो इंसेक्ट के अंदर ट्राइकोनिम्फा को तो रहने के लिए जगह मिल गई, और इंसेक्ट के डाइजेशन के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है, इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, उसका सिक्रीशन कराता है ट्राइकोनिम्फा। तो ट्राइकोनिम्फा किस में मिलता है? इंसेक्ट्स में मिलता है। और कैसा एसोसिएशन शो करता है? सिम्बायोसिस एसोसिएशन। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैस्टिगोफोरा में ये 4-5 ऑर्गेनिज्म है जो आपको याद रखने, यूग्लिना, ट्राइकोनिम्फा, लिशमेनिया एंड ट्रिप्नोजोमा। अगला ग्रुप देख लेते हैं स्टूडेंट्स, सार्कोडीना। कॉमन एग्जांपल अमीबा, ठीक है। पैलियोमिक्सा, जायंट अमीबा, मतलब आप ये समझ लिए अराउंड 1 mm इसकी लेंथ हो सकती है अगर मैं इसकी पैलियोमिक्सा की बात करूं, इसीलिए इसको जायंट अमीबा कहते हैं, ठीक है। एक है आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अमीबिएसिस या अमीबिएसिस और डिसेंट्री को जो कॉज करता है वो यही आपका अमीबिया क्या है? हिस्टोलाइटिका। इंटेस्टाइन में मिलता है। और कौन सी डिजीज कॉज करता है? अमीबिएसिस। तो ये जो तीनों ऑर्गेनिज्म हैं ये आपके क्लास में आते हैं सार्कोनिडा में, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला, स्पोरोजोआ। कॉमन एग्जांपल प्लाज्मोडियम इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ स्पोरोजोआ। इनके अंदर किसी भी तरह का कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, एब्सेंट है। इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का बच्चों क्या है? लोकोमोशन ऑर्गन नहीं है। कॉमन एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, किसका? स्पोरोजोआ का। और वेक्टर है इसका फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, इसका कॉमन वेक्टर है जो क्या करता है? मलेरियल डिजीज कॉज करता है। ये है आप, ये किस क्लास में हम इसको पढ़ते हैं? स्पोरोजोआ। अगले आपके होते हैं सीलियोफोरा, जिसमें सीलिया, इसमें क्या होंगे? लोकोमोटरी ऑर्गन होंगे। कॉमन एग्जांपल है पैरामीशियम। और पैरामीशियम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नीचे डिस्कस किए, एक एक करके देख लेते हैं। एक तो पैरामीशियम के अंदर क्या होता है? 2 तरह के न्यूक्लियस मिलते हैं, एक माइक्रो एक मैक्रो। तो एक तरह का न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म देखा जाता है आपका पैरामीशियम के अंदर। पैरामीशियम आपका स्लीपर एनिमल है, स्लीपर जैसा दिखता है, बिल्कुल जैसा आपका स्लीपर होगा बिल्कुल वैसा ये दिखता है। एक इसमें 2 चीजें आती हैं, सेल माउथ एंड सेल एनस। सेल माउथ, यहां पे एक तरह की ओरल ग्रूव बनी होती है
पैरामीशियम के अंदर एक ही चैनल से फूड क्या करेगा, एंटर करेगा, और एक ही चैनल से ये क्या करेगा, अपने फूड को क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। इसीलिए इसमें टर्म यूज होती है सेल माउथ एंड सेल एनल। और पैरामीशियम एक ऐसा प्रोटोजोआ है जिसके अंदर दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती हैं। क्या होती हैं इसके अंदर? दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती हैं। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं पैरामीशियम को लेके। जो क्लास का नाम है वो है आपकी सीलियोफोरा, और स्पोरोजोआ में आपके क्या आ गया स्टूडेंट्स? प्लाज्मोडियम। ओके, अब देख लेते हैं हम शेल्ड प्रोटोजोअन्स को। शेल्ड ऐसे प्रोटोजोअन्स जिनके ऊपर किसी तरह का कोई क्या होगा, कोई कवरिंग होगी। क्या होगी? कवरिंग होगी। और जो शेल्ड प्रोटोजोअन्स हैं वो दो तरह के हैं। पहले हैं इसमें आपकी रेडियोलेरियंस, एक्सक्लूसिवली मरीन। ये सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेंगे आपको? ओशियन वाटर में मिलेंगे। ये फ्रेश वाटर के एनिमल्स नहीं है। क्या नाम है इनका? रेडियोलेरियंस। दे आर हैविंग अ शेल ऑफ सिलिका। और कैसे एक शेल होता है, ये कवरिंग है ऑर्गेनिज्म की बाहर पिंक कलर में, और ये आपका ऑर्गेनिज्म है। जब ये ऑर्गेनिज्म बाहर निकलेगा, जब ये ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, ऊजिंग का मतलब होता है बाहर निकलना। जब ये ऊज आउट होगा और ये बाहर आ गया है निकल के, अब ये ऑर्गेनिज्म हमारा बाहर है, इस कवरिंग से बाहर निकल आया है। और ये जो कवरिंग है ये आपकी किसकी बनी है? सिलिका की बनी है। अगर ये ऑर्गेनिज्म सारे यहां पे ऊपर लगे हुए हैं और अपनी अपनी कवरिंग छोड़ दें तो यहां पे एक ढेर बन जाएगा कवरिंग्स का। इन शेल्स का क्या बन जाएगा? ढेर बन जाएगा। ये इकट्ठी हो जाएंगी और ये सारी किसका बना होगा? पूरा ढेर सिलिका का बना होगा। और ये सिलिका बच्चों यूज होती है एज ए फिल्टरिंग एजेंट। ये एक तरह का फिल्ट्रेशन में काम करती है, फिल्टरिंग एजेंट की तरह ये सिलिका काम करती है। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा प्रोटोजोअन है जो आपका सिलिका डिस्चार्ज करता है या सिलिका ऊज आउट करता है, और उसका जो इस्तेमाल है वो फिल्टरिंग एजेंट्स की फॉर्म में होता है। तो वो है आपकी रेडियोलेरियंस। कॉमन एग्जांपल है एक्थैंथोमेट्रा एंड कोलोजम, इसके कॉमन एग्जांपल हैं। अब देख लेते हैं हम लास्ट अपना प्रोटोजोआ, शेल्ड प्रोटोजोआ। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी, मैं अभी बताऊंगा उसको। इसको आप कहते हैं फोरामिनीफेरेंस। इसकी दोनों कैटेगरी हैं, ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मरीन वाटर भी हो सकते हैं। और जब ये ऊज आउट होते हैं, जब ये बाहर निकलते हैं अपनी कवरिंग से, तो अपने पीछे कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग छोड़ देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग छोड़ देते हैं। इसको आप लाइमस्टोन भी कहते हैं। तो जो आपके रेडियोलेरियंस हैं वो आपके सिलिका को डिस्चार्ज करते हैं, ऊज आउट करते हैं। और जो ये आपके फोरामिनीफेरेंस हैं ये आपके कैल्शियम कार्बोनेट को करते हैं। तो अगर ये यहां पानी की सतह पर हैं, ऊपर ये ऑर्गेनिज्म अगर पानी की सतह पर हैं और अपने इस डिस्चार्ज को नीचे इकट्ठा होने दें, ऊज आउट होता रहे और मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये ऐसे इकट्ठे होते रहें, तो एक बहुत बड़ा लाइमस्टोन आपका इसके बॉटम में इकट्ठा हो जाएगा। तो ये जो आपके इसमें इसका जो कॉमन एग्जांपल है वो है आपका ग्लोबिजिरना, इसका कॉमन एग्जांपल है। और ये देखा गया है, ये जो आपकी पिरामिड्स हैं, इजिप्शियन जो पिरामिड्स हैं, इनके अंदर जो ये लाइमस्टोन यूज हुआ है वो आपका इन्हीं फोरामिनीफेरेंस का यूज हुआ है। इस पे स्टडी है। तो ये कई बार क्वेश्चन आया है कि उस प्रोटोजोआ का नाम बताइए जिसका इस्तेमाल पिरामिड्स को बनाने में हुआ, जिसका इस्तेमाल, जिसके डिस्चार्ज का इस्तेमाल या जिसके ऊजिंग का इस्तेमाल किया किसने? इजिप्शियंस ने किया। नाइल रिवर के बॉटम से निकाल के उसको पिरामिड में तब्दील किया, तो वो सारे आपके फोरामिनीफेरेंस। तो इसी के साथ हमारा प्रोटोजोआ कंप्लीट हो जाता है। इसमें कुछ चीजें रह गई हैं, जैसे आपकी प्लाज्मोडियम है या ट्रिप्नोजोमा है। जब मैं आपको एनिमल हेल्थ और इश्यूज के बारे में डिस्कस करूंगा तो वहां पे वो सारी चीजें मैं इलोबरेट करता जाऊंगा एक के बाद एक। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम आपको पोरीफेरा समझाएंगे और पोरीफेरा के बाद सीलेंट्रेटा एंड सो ऑन। सो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।